टॉपिक को अब तक हमने गो थ्रू किया है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क। बात सिंपल सी है कि अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करवाते हैं फ्रीक्वेंटली या वन टाइम और हमारा सप्लायर हमें इनवॉइस करता है फॉरेन करेंसी में, अब हम पीकेआर वाले और इनवॉइस आ गया यूरोस में, हमें डर इस बात का रहता है कि जिस दिन हमने चीज खरीदी और जिस दिन हमें पेमेंट करनी है क्रेडिट पीरियड मिला हुआ, इस ड्यूरेशन में अगर रुपी डी वैल्यू हो गया, लेट्स से अगर यूरो हमें 330 का मिल रहा था जिस दिन हमने चीज खरीदी, और जब हम पेमेंट करने जाते हैं वो 340, 345, 350 तक का चला जाता है, तो इस डीवैल्यूएशन से हमें लॉस होगा। सिमिलरली अगर हम एक्सपोर्टर हैं और इनवॉइस करते हैं कस्टमर की करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, तो जिस दिन हमने चीज बेची या सर्विसेज दी, इनवॉइस जनरेट किया और उसको दिया हमने क्रेडिट पीरियड लेट्स से 45 डेज का, तो 45 डेज के बाद वो हमें पाउंड्स देगा मिसाल। तो अगर इस 45 दिन की ड्यूरेशन में रुपी स्ट्रेंथन हो जाता है, यानी अगर अभी पाउंड का रेट चल रहा है 380 और अगर 45 दिन में वो 370, 360, 365 पे आ जाता है, तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब ये रिस्क तो है, इसमें पहले हम ये डिस्कस कर चुके कि ये एक्सचेंज रेट्स अप और डाउन जाते कैसे हैं। तो उसमें मेन हमने बात पढ़ी थी कि ये सोर्स होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। जिस भी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो ज्यादा हो, तो वो करेंसी डीवैल्यू होती जाती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अगर कोई कंट्री इंपोर्ट्स पे ज्यादा रिलाय करता है और एक्सपोर्ट्स कम करता है, तो वो डीवैल्यू होगा। दूसरा हमने पढ़ा था परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। परचेसिंग पावर पैरिटी कहता है इन्फ्लेशन। देयर इज अ रूल ऑफ सेम प्राइस ग्लोबली, कि पूरी दुनिया से कोई भी चीज खरीदी जाए वो एक ही रेट में पड़ेगी। तो जिस मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा होगी वो करेंसी विद द पैसेज ऑफ टाइम डीवैल्यू होती जाएगी। और तीसरी थ्योरी इसके पीछे ड्राइव करती है, दैट इज आईआरपीटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। तो जिस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं उसकी करेंसी डीवैल्यू होती है। खैर, अब हम इस बात को देखेंगे कि अगर रिस्क है तो इसको कैसे डील किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हमने देखा, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक होती है स्पॉट ट्रांजैक्शन, कि आज के आज अगर आप मुझसे फॉरेन करेंसी खरीदें या आज के आज आप मुझे फॉरेन करेंसी दें, तो मैं आपको दो रेट्स ऑफर कर रहा हूं, एक बाइंग रेट, एक सेलिंग रेट। ये बात याद रहे कि बाइंग का मकसद बैंक कितने में बाय करेगा और सेलिंग का मकसद बैंक कितने में सेल करेगा। इट्स नॉट यू जितने में बाय करोगे या सेल करोगे, मैं अपना रेट बता रहा हूं। तो अगर आपने इंपोर्ट करवाई है कोई चीज एंड पेमेंट करनी है, तो आप मुझसे बाय रेट पे लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बाय करता हूं तो मेरा बाय करने का मकसद क्या होगा कि आप करेंसी लाए हो और मैं आपसे खरीदूंगा, राइट। तो इस बात को देखिएगा कि बाइंग और सेलिंग कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बाइंग और सेलिंग बैंक के पर्सपेक्टिव से। बैंक आपको ऑफर करता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके तहत आज के दिन, जिस दिन आपने चीज खरीदी, इंपोर्ट करवाई है या एक्सपोर्ट की है, जिस दिन इनवॉइस डेज हो गया है, आज ही के दिन मैं आपको रेट कोड कर दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने पेमेंट कब करनी है, और आप कहते हैं कि मुझे पेमेंट करनी है 45 डेज के बाद। मैं आपको आज से 45 डेज बाद वाला रेट अभी दे दूंगा, दैट इज फिक्स कर दूंगा। सो लेट्स अज्यूम अगर आपने एक्सपोर्ट की है कोई चीज और आपने इनवॉइस किया है पाउंड्स में, पाउंड का रेट चल रहा है अभी 380, लेकिन आपको इस बात का डर है कि इन 45 डेज के अंदर
अगर रुपये स्ट्रेंथन हो गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। मैं आज ही आपको रेट कोट कर देता हूं कि 45 डेज के बाद मैं आपको पाउंड का बाइंग और सेलिंग रेट कोट कर रहा हूं। लेट्स अज्यूम मैंने आपको रेट दे दिया 377, 378, दो रेट्स हैं। 377 पे मैं खरीदूंगा, 378 पे मैं बेचूंगा। आपको पाउंड्स आने हैं तो आपने पाउंड्स मुझे देने हैं। आप सेल करोगे, मैं बाय करूंगा, और मैं बाय हमेशा कम रेट पे करूंगा। 377 पे मैं कहता हूं समझ में आया तो ओके करो, तो आपने कहा सर ओके कर देते हैं। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या होता है, ये कोई रेट है जो हम आज ही एग्री कर लेंगे, बट फॉर सेटलमेंट एट अ फ्यूचर डेट। तो पाउंड आप मुझे आज नहीं देंगे, रुपए में आज आपको मैं आज आपको आज नहीं दूंगा। ओके, और इसमें जो क्वांटिटी होगी वो भी हम फिक्स कर लेंगे। याद रहेगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। फिर चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवर में है या गले में, दोनों सूरतों में आपने सेटल तो करना है। लाइक आपने 377 पे मेरे साथ कसम उठा ली कि मुझे 60,000 पाउंड्स कस्टमर देगा आफ्टर 45 डेज, और ये 60,000 पाउंड्स मैं आपको बेचूं कितने में, 377। तो हमने रेट एग्री कर लिया 377, लेकिन सेटल करेंगे 45 दिन बाद कितने पाउंड्स, 60। अगर आफ्टर 45 डेज फरवरी में पाउंड का रेट चला गया 385 में, तो आपके लिए क्या बेहतर है, मुझे बेचना 377 पे या मार्केट में जाके बेचना 385 पे? मार्केट में जाके बेचना। लेकिन ये एग्रीमेंट क्या है, भाग नहीं सकते। फॉरवर्ड का दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये नेगोशिएटेड होते हैं ओवर द काउंटर। नेगोशिएटेड ओवर द काउंटर का मकसद कि मैं आपकी मर्जी के हिसाब से इसको कस्टमाइज करूं। तो कस्टमाइज में क्वांटिटी कितनी चाहिए ये आप मुझे बताएंगे, सेटल कब करना है ये आप मुझे बताएंगे, और रेट के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें समझने की इंपॉर्टेंट चीज जो हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, एक रिवीजन ले लेते हैं। जब आपको 60,000 पाउंड्स मिलने वाले हैं आज से 45 डेज लेटर, लेट्स अज्यूम आज हम जनवरी की 16 तारीख पे खड़े हैं और आपको अमाउंट मिलना है फरवरी की 28 द लास्ट डे ऑफ फेब। आपको इसी बात का डर था कि जैन का आधा महीना और फेब का पूरा महीना इकोनॉमी पता नहीं किस करवट बैठ जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए, तो मैंने आपको कहा 377 पे अगर आप फिक्स करवाना चाहते हो तो आपने कहा सर कर दे। आज आप मुझे कितनी पेमेंट करेंगे, कुछ भी नहीं। मैं आपको कितनी पेमेंट करूं, कुछ भी नहीं। हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, फरवरी की 28 तारीख आ जाती है, आपने एक्सचेंज रेट चेक किया 385 चला गया,
आपने कहा क्या मैं भी पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं रुपी स्ट्रेंथन ना हो जाए, डीवैल्यू हो गई। काश मैं फॉरवर्ड रेट एग्री ना कर, लेकिन कर लिया। अब मेरे पास पूरे 60,000 पाउंड उठा के मत आना, मेरे पास पूरे 60,000 पाउंड उठा के मत आना, क्योंकि 60,000 को 377 से मल्टीप्लाई करके पीकेआर मैं भी आपको नहीं देने वाला। सर हमारा तो मुआहदा हुआ था, मैं आपको सीधा कहूंगा कि ये पैसे उठाओ जाके ओपन मार्केट में बेचो। सर शुक्रिया, ओपन मार्केट तो मुझे 385 दे रहा है। हम क्या करेंगे, जो स्पॉट रेट चल रहा होगा उस दिन और जो हमने रेट आपस में एग्री किया था फॉरवर्ड, उन दोनों का डिफरेंस या मैं आपको पे करूंगा या आप मुझे पे करोगे, ओनली द डिफरेंस। तो 377 पे आपने मेरे से एग्री किया हुआ है और रेट हो गया है 385। आप मार्केट में बेच के आओगे, कितने मिलेंगे? 385। 385 माइनस 377, 8 रुपए। 8 रुपए मल्टीप्लाई बाय 60,000 पाउंड्स आप मुझे देंगे, बस सिर्फ आप मुझे डिफरेंस पे करेंगे। अब मिसाल के तौर पे कस्टमर ने आपको पैसे दिए ही नहीं, हो सकता है मेरा काम नहीं, मुझे आप डिफरेंस पे करो। आपको कस्टमर ने पैसे दिए लेकिन आपने कहा अभी नहीं बेचे, क्या पता और डिवैल्यूएशन हो जाए, आप होल्ड कर रहे हो, योर कॉल। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे डिफरेंस की बात करूंगा। तो या तो डिफरेंस आप मुझसे लेने आ जाना, लेट्स से 377 पे मैंने एग्री कर लिया आपसे, रेट गिर के चला गया 370 पे, तो 7 रुपए रुपी स्ट्रेंथन हो गया। तो आप कुछ मत करना, 7 रुपए मल्टीप्लाई बाय 60,000 पाउंड्स मुझसे लेने आ जाना। तो ये बात याद रखेंगे कि फॉरवर्ड्स में ये एक नोशनल क्वांटिटी पे काम करता है। So there is no physical delivery taking place. Clear? दूसरा, करेंसी को हेज करने का दूसरा ऑप्शन है फ्यूचर्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा, हम आपस में एक रेट आज ही एग्री कर लेंगे, उसकी सेटलमेंट होगी फ्यूचर डेट पे और क्वांटिटी आपस में फिक्स कर देंगे। तो अगर जनरली देखा जाए तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स that are traded on एक्सचेंज। जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उस तरीके से किसी भी एक्सचेंज पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे होते हैं। और एक्सचेंज होने का मकसद, इसमें बाइंग का ऑप्शन भी है, सेलिंग का ऑप्शन भी है। लेकिन बाय और सेल क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसमें अगर आप मुझे कहते हैं कि मैंने इनवॉइस किया है 65,419 पाउंड्स का, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मुझे मार्च की 9 तारीख पर का रेट फिक्स करवाना है, ओके, तो ये कस्टमाइज है। इसमें जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, जिस डेट पे आपको चाहिए, हम आपस में बात कर रहे हैं।
लेकिन ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यूजुअली हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक साइज होती है। लेट्स अज्यूम 62,500 पाउंड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट, सो यू कैन बाय और सेल द मल्टीपल ऑफ 62,500 पाउंड्स। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे तो 60,000 पाउंड्स चाहिए, मैं कहता हूं वो मेरे पास नहीं। एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऑफर ओके, तो अब देखा जाए तो ये भी बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मुकर इससे भी नहीं सकते। लेकिन ये फॉरवर्ड से कैसे मुख्तलिफ है? ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है। मे बी मल्टीपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल करके जो आपका नोशनल अमाउंट है वो मैच भी हो सकता है और वो मैच नहीं भी हो सकता। लेट्स अज्यूम 60,000 पाउंड्स मुझे आने हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज 5,000 पाउंड्स है तो मैं कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल कर दूं? 12 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्टली 60,000 में मैच कर रहे हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज 6,000 होती तो मैं कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल कर देता? 10 मैच कर जाता। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 4,000 पाउंड्स होता तो क्या 4 की टेबल में 60 आता है? नहीं आता। तो जब 60,000 को डिवाइड करेंगे 4,000 से तो आंसर करीबन 14 पॉइंट समथिंग आएगा। अब अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं 50 कॉन्ट्रैक्ट्स में, 15 कॉन्ट्रैक्ट्स में कितना बनेगा? 60 आ जाएगा। आ गया ना? ओके, सो जब तक वो डिविजिबल है, प्राइम नंबर की तरह आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट 7,000 पाउंड्स का है तो 60,000 डिवाइडेड बाय 7,000 करेंगे। अब ये जाएंगे 8 पॉइंट सम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्वांटिटी पर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड है, वो आप अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकते। दूसरा, इनकी फिक्स्ड सेटलमेंट डेट्स होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी फ्यूचर्स होते हैं वो सब हर महीने की लास्ट फ्राइडे पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, हर महीने का जो लास्ट फ्राइडे होता है उस पे सेटल हो जाते हैं, नॉट लास्ट वर्किंग डे। तो अगर हमारा लास्ट डे ट्यूसडे पे फॉल कर रहा है, थर्सडे पे फॉल कर रहा है, तो उस दिन पे नहीं होगा। जो जुम्मतुल विदा होगा ना, आखिरी जुम्मा, उस पे एक तरफ हो जाएगा। अब अगर मुझे पेमेंट आनी ही मार्च की 9 तारीख पे है तो मैं तो फेब के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके बैठा हूं या मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके बैठा हूं। तो इसका हल क्या होता है? या तो इसको सेटल किया जाता है या फिर इनको क्लोज आउट किया जाता है। सेटल करने का मकसद जो उसकी मेच्योरिटी डेट है उस दिन पे जो स्पॉट चल रहा होगा और जितने में आपने इसको सेल या बाय किया था उन दोनों का डिफरेंस या आपको मिलेगा या आप पे। लेकिन अगर वो डेट मैच नहीं कर रही तो हम उसको क्लोज आउट कर देंगे। क्लोज आउट करने का मकसद हम उसको मार्केट में बेच देंगे या मार्केट से खरीद देंगे और इसका रेट भी नेगोशिएट नहीं होता। याद रहे इसमें भी नोशनल क्वांटिटी होती है। और इसमें भी फिजिकल डिलीवरी
नहीं दी जाती। क्लोज आउट करने के बाद हम मार्केट में इसको सेल करना है। फ्यूचर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थोड़ा चैलेंज क्रिएट करता है। जनरली दुनिया का उसूल क्या होता है कि कोई भी चीज पहले खरीदी जाती और बाद में बेची जाती, जबकि फ्यूचर में पहले सेल हो सकता है, बाद में बाय हो सकता है। तो अगर मुझे 60,000 पाउंड्स मिलने वाले हैं, आप 45 दिन बाद इन 60,000 पाउंड्स का क्या करोगे? सेल करोगे। तो आप 45 दिन बाद सेल करें और क्या पता रेट नीचे आ जाए, आप उसको आज ही सेल कर दो। आर्ग्यू कि आज तो मेरे पास पाउंड्स है ही नहीं, तो आप पाउंड्स नहीं बेच रहे हैं, आप नोशनल क्वांटिटी ऑफ पाउंड्स सेल कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। आपने क्या कर दिया, 60,000 पाउंड्स, लेट्स से अगर 5,000 पाउंड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है तो 12 कॉन्ट्रैक्ट्स आज के रेट के हिसाब से, मिसाल उस दिन रेट आपको मिल रहा था 377 पर, आपने 377 पर पाउंड के हिसाब से 12 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल कर दिए। अब आप क्या करोगे, इसको जाके सेटल करोगे 45 दिन बाद। लेकिन अगर वो 45 दिन आपके उस डेट से मैच नहीं कर रहे, अब मिसाल के तौर पे फरवरी का आखिरी जुम्मा ही कस्टमर की तरफ से पेमेंट आ रही है, तो आप उसी दिन सेटलमेंट का टाइम आ जाएगा, आप जाके पूछेंगे कि आज पाउंड का रेट क्या है, और लेट्स से उस दिन पाउंड का रेट चल रहा है 382। अब 382 पे आपको बाय करने पड़ेंगे। सेल कितने में करके आए? 377 पे। बाय करोगे 382 पे, दोनों में डिफरेंस कितना? 5 पाउंड का। 5 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 60,000 पाउंड, आप फ्यूचर मार्केट को देके आ जाओ। और अगर आपने सेल किया है 377 पे, रेट आ गया है 370 पे, तो 370 पे जाके आप उसको बाय करोगे। अब 370 पे बाय किया, 377 पे सेल किया, 7 पाउंड, 7 रुपए पर पाउंड का फर्क है, मल्टीप्लाई बाय 60,000, आप मार्केट से जाके क्लेम कर दिया। जबकि अगर वो डेट मैच नहीं कर रही, मुझे पेमेंट आनी है मार्च की 9 तारीख, अब फरवरी भी मैच नहीं करा, मार्च भी मैच नहीं करा, क्योंकि फरवरी का जुम्मा पहले गिर जाएगा और मार्च का जुम्मा फिर लास्ट फ्राइडे होगा। फिर भी आप क्या करते हो, मार्च फ्यूचर सेल कर देते हो। आज मार्च फ्यूचर्स आपने पूछा कितने में सेल हो रहे हैं, कितने में बाय हो रहे हैं, तो आपको रेट मिले 377, 379। आपने 377 पे 12 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किए। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? मार्च की कॉन्ट्रैक्ट्स। फरवरी निकला, मार्च की 9 तारीख सेटल कर सकता हूं? सेटल नहीं कर सकता, क्योंकि सेटलमेंट कब होगी? मार्च के लास्ट फ्राइडे। अभी तो पहला जुम्मा गुजरा है, 9 तारीख है, एक ही जुम्मा आया होगा, मैक्सिमम 2 जुम्मे आए होंगे, सही। अब 9 तारीख पर मैं अगर मार्केट में जाता हूं सेटल करने के लिए, क्या जल्दी है क्या? आज थोड़ी सेटलमेंट होगी। मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि एक्सचेंज में बाइंग तो हो सकती है ना, अब सेल में पहले कर चुका हूं, अब जाके देखूंगा मार्केट में रेट क्या चल रहा है। यहां पे जरूरी नहीं है कि अगर पाउंड 370 का चल रहा है स्पॉट, तो उसका फ्यूचर भी 370 में मिल रहा हो, फर्क हो सकता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की होती है ना, तो आप शेयर्स देखेंगे, आज हम हैं जनवरी के महीने में, तो आप देखेंगे किसी एक शेयर का स्पॉट प्राइस आपको मिल रहा होगा और जनवरी के फ्यूचर्स मिल रहे होंगे। तो जो जनवरी का फ्यूचर होगा उसका रेट और जो एक्चुअल शेयर है उसका रेट, उसमें फर्क होता है, सही। तो अगर मार्च की 9 तारीख पे आप कहते हैं मुझे तो खत्म करना है, मुझे तो कस्टमर ने पैसे आज देने हैं या दिए हैं, इससे ज्यादा तो मुझे मेरा रिस्क जाएगा ही नहीं, तो मार्च में आप क्या करेंगे, इसको मार्केट से जाके क्लोज आउट कर देंगे। तो सेल तो आप पहले कर चुके थे, अब आप उसको बाय कर देंगे। अब कोई दूसरी पार्टी आगे फंसेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट या कोई भी एक्सचेंज इस कॉन्सेप्ट पे चलती है कि सारे लोग लाइक माइंडेड नहीं हो सकते। अगर सारे लोगों को लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है तो सब बाय करने लग जाएंगे, अगर सब बाय करने लगेंगे तो सेल कौन करेगा? तो लाइक माइंडेड लोग कभी भी नहीं होते, मार्केट ऐसे ही चलती है।
तो यहां जब आपका टाइम खत्म हुआ, आपने कहा मुझे 9 मार्च पे अपनी कहानी खत्म करनी, तो क्योंकि इसके आगे वाले एक्सचेंज डिफरेंसेस मेरे शेयर पे असरअंदाज नहीं होने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। लेकिन यहां पे मे भी जो पाउंड का एक्चुअल रेट हो और जो फ्यूचर्स का रेट हो उसमें 19-20 हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्यूचर्स बाज औकात परफेक्ट हेज फॉर्म नहीं करते हैं। परफेक्ट हेज तब कहा जाता है कि जब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे जितना गेन हो, डेरिवेटिव पे उतना ही लॉस हो जाए, एंड वाइस वर्सा। तो अगर मैंने 377 पे पाउंड फिक्स करवा दिया था और 9 मार्च पे पाउंड का रेट आ रहा है 382, तो मुझे ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे 5 रुपए का फायदा है, तो उसूलन इसका रेट भी 382 ही होना चाहिए, लेकिन चेंज हो सकता है। तो आपको जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिसीवेबल है, उस पे जितना गेन हुआ है, फ्यूचर्स पे आपको एग्जैक्टली उतना लॉस हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि फ्यूचर्स कभी कभार परफेक्ट हेज नहीं बनाते। तो परफेक्ट हेज ना बनाने की पहली वजह, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शायद मैच ना करे, आपको राउंड ऑफ करने पड़े, ठीक। दूसरा, डेट मैच ना करे, क्लोज आउट करना पड़ेगा। तो इस वजह से कभी कभी ये परफेक्ट हेज नहीं बनाता। इन दो डेरिवेटिव्स के अलावा हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है करेंसी ऑप्शंस। ऑप्शंस मीन्स एन ऑप्शन, either you take it or you let it go. तो दिस इज somehow surprising, ऐसा कैसे? मैंने तो देखो आपको 60,000 पाउंड मिलने वाले, डर किस बात का कि रुपीज स्ट्रेंथन ना हो जाए। मैं आपको 377 का रेट कोट कर रहा हूं, मैं इधर हूं। अगर आफ्टर 45 डेज आपको मुनासिब लगे तो 377 में आप अपने पाउंड मुझे देके चलो, आई बाय 377। सर अगर 370 पे चला गया तो, 372 पे चला गया तो मैं इधर ही, घबराते क्यों, मुझे दे दो। क्या अच्छा सर अगर 380 पे चला गया तो भाग जाओ, जाके मार्केट में बेचना हो, मुझे 3 रुपए देने मत आना। ये सही है फिर, क्योंकि फॉरवर्ड तो बाइंडिंग था, फ्यूचर तो बाइंडिंग था। तो रिस्क को एलिमिनेट करने का मकसद, नफा भी गया तो नुकसान भी। तो रिस्क का मकसद सिर्फ खतरा नहीं है कि मीठा मीठा होगा तो हप हप और कड़वा कड़वा होगा तो तू तू, कि अगर मुझे नुकसान होगा तो मैं आपके गले में डाल दूंगी। होता ना कभी बुरा फैसला होता है तूने करवाया है, और कभी सही फैसला होता है देख मेरा आइडिया कैसा था। तो लोगों की फितरत होती है। तो फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स दोनों फंदे थे, उनका भाग नहीं सकते बेटा, नहीं अब नहीं। अब 390 पे जाए, 400 पे जाए, जो डिफरेंस होगा वो मुझे दो। तो नफा भी गया तो नुकसान भी। ऑप्शन अच्छे हैं यार। इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ऑप्शन राइटर और दूसरा होता है ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन राइटर वो बैंक है जो कि होशियारी कर रहा है, जो कि कह रहा है मैं इधर ही खड़ा हूं 377 पे, समझ में आया तो आ जाना, नहीं तो किसी और के पास चले जाना। लेकिन ऑप्शन होल्डर हैज the right not an obligation to settle the transaction। यानी ऑप्शन होल्डर
चाहे तो मुझे दे दे, चाहे तो जाके मार्केट में दे दे। दो तरह के ऑप्शंस राइटर आपको देता है। एक दिए जाते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉल करे या लैप्स कर दे। कॉल करने का मकसद खरीदना चाहे, क्या खरीदना चाहे उसको यूजुअली हम जनरल टर्म में अंडरलाइन आइटम कह देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कमोडिटी भी हो सकती है, वो शेयर्स भी हो सकते हैं, वो फॉरेन करेंसी भी हो सकती है। सो कॉल ऑप्शन में holder has choice by has a choice to call buy a specific quantity of an underlying item at a specified date. या फिर जाने दो, छोड़ो। और दूसरा ऑप्शन का नाम हम देते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में होल्डर हैज द राइट टू सेल द अंडरलाइंग आइटम अगर आपने इंपोर्ट्स करवाई हैं और 60 डेज डाउन द लाइन अगर आपने फॉरेन करेंसी बाय करनी है, डर इस बात का है कि अगर 60 डेज में 2 महीनों में हमारी लोकल करेंसी डीवैल्यू हो गई तो हमें ज्यादा पीकेआर देके वो फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी। तो आप उनसे कॉल ऑप्शन ले लो। मैं अगर आपको डॉलर का 282.5 का रेट आपको कोट कर रहा हूं और मैं एग्री करूं। 60 दिन के बाद अगर आपको डॉलर मार्केट से 282.5 या उससे महंगा मिल रहा है, मैं पेशे खिदमत मैं हाजिर हूं। अगर 288 पे चला गया, 287 पे चला गया तो मार्केट से मत खरीदना, मुझसे लेना। कहने का मकसद है कि भले मार्केट से खरीदना, डिफरेंस मुझसे लेना होगा। इसमें भी वैसा ही जो हमने फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स में देखा। तो अगर मार्केट में भले आप एक्चुअल ट्रांजैक्शन करो ही ना, मिसाल के तौर पर मुझे कोई पेमेंट करनी है लेकिन कहीं से मुझे इंडिकेशन आई है कि डॉलर डिवैल्यू होने वाला है या रुपये डिवैल्यू होने वाला है, डॉलर महंगा होने वाला है, मैं जुआ करता हूं, सट्टा करता हूं, गैम्बलिंग है, कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन होनी ही नहीं। मैं जाके मार्केट को कहता हूं कि $1,00,000 मुझे चाहिए 60 दिन के बाद, वो कहता है मुझे कॉल ऑप्शन लेने, मैं तो दे दो कॉल ऑप्शन। और मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि महंगा होने वाला है। अगर महंगा हुआ 290 पे चला गया और 282.5 पे मैंने फिक्स करवाया हुआ है तो ₹7.50 मैं आपसे बेचूंगा। और अगर नीचे आ गया तो मैं आपकी तरफ आऊंगा। इसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। तो कॉल करने का मकसद आप बाय करो या ना करो, और पुट करने का मकसद आप सेल करो या ना करो। तो अगर कोई एक्सपोर्ट आपने कोई चीज की है, कोई यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया हुआ है जिसका इनवॉइस आपको जनरेट हो गया है और आपको पता है कि आपको $15,000 3 महीने के बाद यूट्यूब देगा,
आपको इस बात का डर लग रहा है कि 15,000 डॉलर मुझे जो मिलेंगे 90 डेज के बाद। मीनवाइल बातें सुनने में आ रही है कि डॉलर वीक होने वाला है, रुपी स्ट्रेंथन होने वाला है, स्टॉक मार्केट 1,84,000 पॉइंट्स पे पहुंच गई है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से JF-17 थंडर के लिए बहुत सारे ममालिक राब्ता कर रहे हैं कि हमें भी राफेल गिराने हैं, और अगर ऐसा हो गया तो डॉलर तो 250 में चला जाएगा। तो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, आपने क्या कर दिया, पुट ऑप्शन लिखवा लिया कि मुझे वादा करो कि आप मुझसे 278 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से खरीदो। अगर मार्केट में उससे महंगा बिक गया तो मैं जाके मार्केट में बेच दूंगा, लेकिन अगर से नीचे गिरा तो मैं डिफरेंस तुमसे नहीं लूंगा। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अब इसमें टर्मिनोलॉजी में एक हमने कॉल और पुट पढ़ा, इसमें एक टर्म यूज होता है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट का मकसद एक्सरसाइजेबल प्राइस 282.5 जो मैंने आपको रेट दिया कॉल के लिए, ये 282.5 क्या कहलाएगा? आप अगर चाहो तो इस पर स्ट्राइक मार सकते हो, इस पर एक्सरसाइज कर सकते हो, ऑप्शन है। अगर 277.5 मैंने आपको रेट दिया है पुट के हवाले से, तो अगर आपको डॉलर्स बेचने हो तो 277.5 के हिसाब से आपका बाई दर है। अगर मार्केट में मुझसे ज्यादा कोई पैसे दे रहा है तो चले जाओ, मैं रहूंगा नहीं। इस रेट को कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। अब सोचने की बात आती है कि अगर ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं तो फिर तो बेवकूफ हुए वो लोग जो फॉरवर्ड्स लेते हैं और फ्यूचर्स लेते हैं। भाई जब आजादी है, ऑप्शन है, तो फिर कोई बेवकूफ है फंदा गले में डालेगा। तो वी मस्ट नो दिस कि ऑप्शंस को राइट किया जाता है प्रीमियम का मतलब करेक्ट, दिस इज नॉन refundable add-ons. So this sounds like an insurance कि अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होने वाला है, अगर आपकी सेहत को कोई नुकसान होने वाला है, अगर आपकी कोई इंजरी होने वाली है, अगर किसी की डेथ होने वाली है, तो डोंट यू वरी, वी आर देयर टू कवर। लेकिन उसके लिए आप हमें एडवांस में 5%, 3% एक अमाउंट हम आपसे चार्ज करेंगे। वो डिपेंड करता है रिस्क कितना हाई है। अगर हमारे कंट्री में बाइक की इंश्योरेंस हो तो उसका प्रीमियम बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, मोबाइल फोन की इंश्योरेंस हो तो उसका प्रीमियम बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली चोरी होती है। और जिन चीजों को सेफ रखा जा सकता है, प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाए तो उसका प्रीमियम बहुत लो लिया जा सकता है। गाड़ी चोरी हो जाए जिसमें इमोबिलाइजर की है, सिक्योरिटी फीचर्स है, फाइल आपके पास है, ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो उसका मैं लो प्रीमियम ले सकता हूं चोरी होने का। लेकिन एक्सीडेंट होने के अगर चांसेस ज्यादा है क्योंकि रूल्स नहीं है, सिग्नल्स नहीं है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लोग चला रहे हैं, तो उसका प्रीमियम फिर ज्यादा होगा। और जहां नज़्म ज़ब्त होगा, एक सिस्टम होगा, तो वहां मैं लो प्रीमियम में भी ले सकता हूं, बिकॉज वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, इसका मैं आपसे एक प्रीमियम चार्ज करूंगा, या मुझे एडवांस में दो, मे बी 3 रुपए पर डॉलर, 4 रुपए पर डॉलर, डिपेंड करता है कि फ्लक्चुएशन कितनी सीवियर हो सकती है। तो मैं भी आपसे 6%, 8% एडवांस ले लेता हूं मैं। फ्लक्चुएशन मेरा अंदाजा है कि 3 महीने में होगी, कितनी होगी, 5% होगी, मैंने आपसे 5% एडवांस ले लिया। अब अगर मार्केट आपको ज्यादा पैसे दे रही है तो भले मार्केट के पास चले जाना, लेकिन ये प्रीमियम लेने वापस मत आना। अब समझ में आया कि हाँ ठीक है, हमारे लिए तब सूटेबल होगा जब फ्लक्चुएशन आइदर वे का डाउन हो, तो फिर ऑप्शन की तरफ आना सूटेबल हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि हाई प्रोबेबिलिटीज डिवैल्यूएशन की ही है, तो फिर ऑप्शन की तरफ मत आना, महंगा है। जब एक्सरसाइज कर रही है तो प्रीमियम भी लो। अच्छा, अब इसको जज करने के लिए
कैलकुलेट की जाती है ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू में हम रखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइन आइटम। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी ने मुझे शेयर ऑप्शंस दिए हैं और कहा कि आज से 3 महीने के बाद आप मेरी कंपनी के 10,000 शेयर्स 130 के हिसाब से खरीद सकते हो, चाहो तो, नहीं तो छोड़ दो। तो मेरे पास 10,000 शेयर्स 130 पर शेयर खरीदने का ऑप्शन है। अगर उस कंपनी के शेयर की वैल्यू 142 हो गई है और मुझे कितने में मिल रहा है 130 में, शुड आई एक्सरसाइज? तो हम पहले रखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइन आइटम कितनी है 142। इसमें से माइनस किया एक्सरसाइजेबल प्राइस, कितने पे एक्सरसाइज कर सकते हो 130 पे, वो माइनस किया। अगर फेयर वैल्यू 142 है और उसमें से माइनस किया 130 तो आंसर आएगा 12। फायदा नुकसान, इसको हम कहेंगे इन द मनी। जब ये कहानी फायदे में आ रही होगी तो इसको इन द मनी कहा जाएगा, और अगर ये कहानी नुकसान में जा रही है तो इसको कहा जाएगा आउट द मनी। एंड डेफिनेटली अगर आउट द मनी है तो एक्सरसाइज नहीं करेगी। तो अगर वो शेयर जो मुझे 130 में मिल रहा है वो मार्केट में 126 का है, 126 माइनस 130 माइनस का 4, इसको लॉस नहीं कहेंगे, आउट द मनी। और फिर इसमें से माइनस किया जाता है ऑप्शन प्रीमियम, जो माइनस ही होगा ऑफ कोर्स। ये बच जाता है गेन या फिर लॉस। वैसे अभी जो शेयर ऑप्शंस की हमने बात की, इसमें होल्डर के पास, मेरे पास शेयर्स खरीदने का ऑप्शन है कि शेयर्स बेचने का? खरीदने का, 130 पे खरीदने का। मैं चाहूं तो खरीदूं, चाहूं तो ना खरीदूं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन। तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये कौन से ऑप्शन की है? कॉल ऑप्शन की। इसी तरीके से अगर मैं पुट ऑप्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो पुट का मकसद आई हैव द राइट टू, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स बेचने का ऑप्शन लिया हुआ है क्योंकि मुझे कहीं से इंडिकेट ये हुआ कि इस कंपनी का शेयर गिरने वाला है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस ऐसी भी थी कि स्टॉक मार्केट में तेजी आने वाली है, स्टॉक मार्केट 2,10,000 पॉइंट्स पे चली जाएगी। अब जब पूरी मार्केट बढ़ेगी तो ले देंगे, इसी के नसीब क्यों खराब होंगे, बढ़ भी सकता है। तो क्योंकि मुझे दोनों तरफ का डाउट था, इसलिए मैंने फॉरवर्ड और फ्यूचर नहीं किया, मैंने ऑप्शन। अब मेरे पास एक कंपनी के अगर 10,000 शेयर्स था, मैंने कहा कि अगर गिर गया ना तो बेच दूंगा, लेकिन ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए मैंने कौन सा ऑप्शन ले लिया? पुट ऑप्शन ले लिया। मिसाल के तौर पे मुझे पुट मिला 128 पे, क्या आप 128 रुपए पे 10,000 शेयर्स 3 महीने के बाद बेच सकते हो?
ठीक है, और वो शेयर 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद 142 पे चल रहा है। मैं कितने में बेच सकता हूं? 128 में, 128 में। और आज महीने भर के अंदर ही उसकी शेयर प्राइस क्या चल रही है? 142। क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना सही है या मार्केट में बेचना? अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं तो फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग आइटम कितनी है? 142। माइनस करता हूं एक्सरसाइजेबल प्राइस, मैं कितने में बेच सकता हूं? 128 में। अगर 142 में से 128 माइनस करूंगा तो 14 रुपए का फायदा दिख रहा है, जबकि इस केस में ये फायदा तो नहीं है क्योंकि ऑप्शन में तो लॉस है। तो हम क्या करेंगे? इसको फ्लिप कर देंगे। पुट ऑप्शन के केस में एक्सरसाइजेबल प्राइस हमने पहले रख दी, कितनी? 128, और उसमें से माइनस कर दिया फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइन आइटम। तो 128 की एक्सरसाइज है एंड 142 की फेयर वैल्यू है, तो 14 का नुकसान। ठीक इसी तरीके से इसको भी हमने कहा इन द मनी या फिर आउट। 128 माइनस 142 माइनस, लेकिन अगर 128 पे मैंने पुट लिया हुआ है और मेरी खबरें सही निकली, शेयर 121 पे आ गया। अभी एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं हुआ भले, लेकिन 121 पे आ गया, अल्लाह ताला शुक्र, अच्छा हुआ मैंने 128 पे ऑप्शन ले लिया, तो यहां पे 7 रुपए फायदा दिखेगा। और इस केस में भी हम माइनस करेंगे ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शंस में बाज़-औक़ात दोनों तरह के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, ये मार्केट टू मार्केट वेरी कर सकता है। इसमें ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज भी होते हैं और इसमें कस्टमाइज्ड भी होते हैं, ओटीसी। ओटीसी मतलब ये सारी चीजें आप अपनी मर्जी से फिक्स करवाओगे, डेट क्या चाहिए, रेट क्या मिल रहा है, क्वांटिटी कितनी चाहिए, आप अपनी मर्जी से करवा सकते हो। तो इसको क्लोज आउट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने तो पसंद से बनवाया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड है, ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज है, तो फिर मर्जी आपकी नहीं चलाएगी, आपने मार्केट के प्रोडक्ट्स में ही डील करना है, तो इन दैट केस आप तो फिर क्लोज आउट भी कर सकते हो। ठीक हो गया? तो इसको हम कहते हैं करेंसी ऑप्शंस। अब हम आते हैं एक चौथे मेथड की तरफ। एक हमने फॉरवर्ड पढ़ लिया, दूसरा हमने फ्यूचर्स पढ़ लिया, तीसरा हमने ऑप्शंस पढ़ लिया, और चौथा ऑप्शन द वे ऑफ हेजिंग इज नॉट अ डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं मनी मार्केट हेज। वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जुगाड़ है, कोई मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है, इसका नाम है मनी मार्केट। पहले इस बात को समझते हैं, मार्केट किसको कहा जाता है? जहां पे बायर्स एंड सेलर्स हो, कुछ प्रोडक्ट्स हो जो कि बाय और सेल होते हो। तो अगर मोबाइल मार्केट है तो यहां पे मोबाइल फोन्स, अगर शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक्स की ट्रेडिंग होगी। ये किस चीज की मार्केट है? तो यहां पे क्या बिकता है? पैसा बिकने का मकसद क्या है कि इन मार्केट से आप पैसा बोरो कर सकते हो और इन मार्केट्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है? सॉर्ट ऑफ एक बैंक वाला हिसाब किताब ही है, लेकिन मनी मार्केट इज अ होलसेल मार्केट फॉर बाइंग और सेलिंग।
कितने टाइम के लिए? वन डे टू 12 मंथ्स। तो अगर आप एक दिन के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं वो भी हो सकता है। और मैक्सिमम कितने टाइम तक जा सकता है? 12 महीने। अब इसको हम हेजिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट्स से एक लोकल मनी मार्केट है जहां से आप पीकेआर, पाकिस्तानी रुपी, लोन ले सकते हैं या पीकेआर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे आपको यूएस मनी मार्केट मिलेगी जिससे डॉलर्स बोरो कर सकते हैं, डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूरोपियन मनी मार्केट मिलेगी, ब्रिटिश मनी मार्केट मिलेगी। तो हम किसी भी करेंसी में डिपॉजिट भी कर सकते हैं और बोरो भी कर सकते हैं, और जितने टाइम के लिए आपको चाहिए। 12 महीने से ऊपर आगे ये नहीं जाएगा। हेजिंग का मकसद क्या हुआ? टू मिटिगेट द रिस्क। रिस्क मतलब जो अनसर्टेनिटी है, जो धुंध है, जो डाउट है, उसको क्लियर कर देना। तो ऐसा नहीं कि डाउट के उस पार जाऊंगा तो खजाना ही निकलेगा। कोयले भी निकल सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जो भी है पहले दिखा दो। रिस्क का मकसद ये नहीं कि खतरा हटा के फायदा दिखा दो। मैं कहता हूं सिर्फ ये अंधेरा मिटा दो, रोशनी कर दो, मैं देख लूं कि है क्या। फिर वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो अगर मैं धुंध हटा दूं तो उसको हम हेज कहते हैं। मनी मार्केट हेज तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो हमने डिस्कस किया कि हम मल्टीपल मनी मार्केट से पीकेआर, यूरोस, पाउंड्स, डॉलर्स, दरम्स, दिनार्स इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और बोरो भी कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हेज फॉर अ फ्यूचर रिसीट। बात को समझते चलेंगे। तीन महीने के बाद मुझे 60,000 पाउंड्स मिलने वाले हैं। डर है कि अगर रुपी स्ट्रेंथन हो गया तो 60,000 पाउंड्स को जब मैं 3 महीने बाद बेचने जाऊंगा तो मुझे फ्यूअर पीकेआर मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको कहा फॉरवर्ड करवा लो, आज ही रेट तय कर लो। दूसरा हम गए फ्यूचर्स की तरफ, उसमें भी आज ही सेलिंग कर दी हमने। तीसरा हम ऑप्शंस की तरफ आए, लेकिन ऑप्शन की तरफ तब जाना चाहिए जब आइदर वे फ्लक्चुएशन हो सकती है। अगर वन साइडेड फ्लक्चुएशन एक्सपेक्टेड है, आप देखते हो कि यूके के हालात मजे में नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पा रही, प्राइम मिनिस्टर महीनों के हिसाब से बदल रहे हैं, तो आपको पता है कि पाउंड के भी हालात मजे में नहीं है और यहां स्टेबिलिटी है। बहरहाल ऐसे हालात में हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम चौथे ऑप्शन की तरफ आए तो यह है मनी मार्केट हेज। जैसा कि मैंने कहा ये कोई डेरिवेटिव नहीं है, फिक्स नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला काम हम क्या करते हैं, आपको 60,000 पाउंड्स देने हैं कि आने हैं? आने हैं। कुछ ऐसा कर लो तो मुझे वो पाउंड्स 3 महीने के बाद बेचने की जरूरत ही ना पड़े। तो आज मैं क्या कर लेता हूं, यूके की मनी मार्केट से इतने पाउंड्स का लोन ले लेता हूं कि 3 महीने के बाद मेरे ऊपर 90,000 पाउंड्स ड्यू। तो 90,000 पाउंड्स का कर्जा नहीं लूंगा, फ्यूचर वैल्यू 90,000 है, 3 महीने के बाद आज की प्रेजेंट वैल्यू 90 नहीं होगी। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, बोरो कर दिया
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिसीट टुडे। ठीक है, फॉरेन करेंसी। तो आज मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। सो 3 महीने के बाद आई विल बी लायबल टू पे 90,000 GBP पाउंड्स टू मनी मार्केट। जब 3 महीने के बाद कस्टमर मुझे 90,000 पाउंड्स देगा, वो एज इट इज उठा के मैं मनी मार्केट में दे दूंगा। आज आपको कुछ तो मिला होगा। क्या मिला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पाउंड्स। ठीक है, उन पाउंड्स को आप अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा दें। अब मजे की बात हुई कि मैं जो कन्वर्जन करवाऊंगा वो स्पॉट रेट पे करवाऊंगा। ये ज्यादा है या कम है मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है, जो भी है मुझे कबूल है। लेकिन 3 महीने बाद जो होगा ना, मैं सिर्फ उसको अवॉइड करना चाह रहा हूं। तो आज जितने भी पाउंड्स आपको मिले उनको आप पीकेआर में कन्वर्ट करवा लेंगे। अब आपके हाथ में क्या आ गया? पीकेआर। या तो इन पैसों को बिजनेस में यूज कर लो, या मैच करने के लिए इसको आप लोकल मनी मार्केट यानी पीकेआर में ही इन्वेस्ट कर दें। आज के दिन ये चाल चल के हम बैठ गए। अब 3 महीने बाद क्या होगा? एक मनी मार्केट पे आप मकरूज है, आपने कर्जा लिया हुआ है, आपने देना है। कौन सी मनी मार्केट से कर्जा लिया हुआ है? फॉरेन से। और एक मनी मार्केट में आपने डिपॉजिट किया हुआ है। कौन सी मनी मार्केट से? अब दोनों के पास जाना, फॉरेन वाली को जो पैसे देने वो कहां से लाऊंगा? वो जो कस्टमर मुझे देगा वो एज इट इज उठा के मैं बोलूंगा तुम दोनों आपस में जानो, और मुझे पाउंड्स को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। और जो लोकल मनी मार्केट के पास जाऊंगा वो मुझे क्या देगी? पीकेआर, और फिक्स्ड पीकेआर देगी, क्योंकि मैंने 3 महीने पहले एक रेट एग्री कर लिया था। अब अगर पाउंड 370 का है तो मेरा क्या? मुझे तो पाउंड्स को बेचना ही नहीं। तो मैंने क्या कर दिया? स्वैप कर दिया। और चौथे में हम सिर्फ क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखेंगे कि अगर मनी मार्केट की तरफ जाते हैं तो हमें फिक्स पीकेआर मिलेंगे 3 महीने के बाद अगेंस्ट फिक्स नंबर ऑफ पाउंड्स, 60,000 पाउंड्स। आई विल सी कि 1 पाउंड मेरा कितने में बिक रहा है। ये हो गया इफेक्टिव रेट। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं विद द फॉरवर्ड रेट जो बैंक मुझे ऑफर करा था। तो अगर बैंक मुझसे ज्यादा में पाउंड खरीदने के लिए तैयार है तो फिर मैं फॉरवर्ड की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन अगर मनी मार्केट मुझे ज्यादा रिटर्न दे रही है तो फिर मैं मनी मार्केट की तरफ चला जाऊंगा। सही है? लॉजिकल भी हो सकता है, स्टेप्स को रट भी सकता है। लॉजिकल सिंपली क्या हुआ कि फॉरेन करेंसी जो रिसीट आनी है उसको मैं कन्वर्ट करवाने के मूड में नहीं, क्योंकि जो डर है कि एक्सचेंज रेट हमारा अप्रिशिएट ना हो जाए, कम पाउंड्स ना मिले, कम रुपए ना मिले, तो करवाना ही मत। आप इसको मैच कर लो, इतना कर्जा लेके रख लो कि कस्टमर की तरफ से आने वाले पैसे मनी मार्केट को चले जाए, पाउंड के पाउंड चले जाए, और आपको जहां पाउंड्स मिलने वाले थे उसकी बजाय पीकेआर मिल रहे हो, रेट चाहे कुछ भी हो। इसी तरीके से अगर हम कंस्ट्रक्ट करें हेज फॉर अ फ्यूचर पेमेंट, अब हम खुद सोच सकते हैं
कि मुझे बिलफर्स 130,000 यूरोस आफ्टर 45 डेज, 1.5 महीने के बाद भेजने हैं। डर कुछ यूं है कि अगर इस 45 दिनों के अंदर अंदर हमारी लोकल करेंसी डी वैल्यू हो गई तो मुझे ज्यादा पीकेआर देने पड़ जाएंगे। अब मुझे यूरोज देने हैं, क्या करूं? यस, आज मैं लोकल मनी मार्केट से पीकेआर बाय करूंगा, यूरोज में कन्वर्ट करवाऊंगा, यूरोज में डिपॉजिट कर दूंगा। ठीक, तो यूरोज में जो मैंने डिपॉजिट किया 45 दिन बाद मुझे वहां से फ्यूचर वैल्यू में रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न उठा के मैं सप्लायर को दे दूंगा। और मैंने कर्जा कौन सी करेंसी में लिया हुआ है? पीकेआर में। 45 दिन के बाद मैं पीकेआर का ही फिक्स अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पे कर दूंगा। ये इसका सीधी साइकिल है कि पीकेआर में बोरो करो, यूरोज में कन्वर्ट करो, यूरोज में डिपॉजिट कर दो, लेकिन कैलकुलेशन इसकी उल्टी होगी। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट डिपॉजिट कितना करना है। जो फॉरेन करेंसी पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उसको आज हम डिपॉजिट कर देंगे। जितना डिपॉजिट करना है आप कैलकुलेट करेंगे कि जितने पाउंड्स या यूरोस आपने डिपॉजिट करने हैं वो खरीदने के लिए आपको कितनी लोकल करेंसी चाहिए। और आपने वो अमाउंट बोरो कर लिया फ्रॉम लोकल मनी मार्केट। तो 120,000 यूरोस की पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेगी। मिसाल के तौर पे आगे 116,000 मिसाल। तो 160,000 यूरोस खरीदने के लिए आपको कितनी लोकल करेंसी चाहिए? तो स्पॉट रेट के हिसाब से आपने यूरोस बाय किए, यानी बैंक ने सेल किए, महंगा वाला रेट उठाया, और वो पीकेआर आप लाओगे कहां से? आपने लोकल मनी मार्केट से बोरो किए। अब आपने कर्जा लिया हुआ है पीकेआर में और डिपॉजिट किया हुआ है यूरोस में। 45 दिन बाद जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो फ्यूचर वैल्यू के साथ आपको मनी मार्केट से वापस मिलेगा, उठा के सप्लायर को दे देंगे। और आपने जो लोन लिया हुआ है पीकेआर में उसको आप 3 महीने के बाद, 45 दिन बाद लोकल करेंसी में पे करेंगे। और इसी तरीके से चौथे स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। विल सी कि हमें एक यूरो कितने में पड़ा, एंड विल कंपेयर दिस विद द फॉरवर्ड रेट कि फॉरवर्ड रेट हमें यूरो कितने में दे रहा था और मनी मार्केट के थ्रू हमें यूरो कितने का पड़ रहा है। जहां से सस्ता पड़ेगा हम उस तरफ चले जाएंगे। चारों मेथड्स क्लियर है? फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस इन मनी मार्केट। प्रैक्टिस कर लें। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसमें हम चारों हेजिंग के मेथड्स इवेल्युएट कर लेंगे। क्वेश्चन आपको भेजा हुआ है, पाक फेब लिमिटेड is a textile exporter based in Karachi and has imported machinery from Germany worth 800,000 euros, and the payment is due in 6 months. The company's treasury department is concerned about potential PKR to euro exchange rate volatility and is evaluating hedging alternatives.
The following market data is available as of today. Spot 320 का बिड है एंड 321.5 की आस्क है. सो दिस इज बाइंग एंड सेलिंग. अगर हम बैंक को जाके देंगे तो बैंक हमें 320 रुपीज के हिसाब से देगा, और अगर हम बैंक को पीकेआर देंगे तो 321.5 के हिसाब से वो हमें पाउंड देगा या यूरोज देगा. एट द सेम टाइम हमें 6 मंथ एफआरए ऑफर हो रहा है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. बैंक कह रहा है कि अगर 6 महीने के बाद का रेट आज मुझसे फिक्स करवा लो तो 325 एंड 326.5 है. हमारे लिए कौन सा? 326.5. दैट डिपेंड्स कि आप बाय करोगे कि सेल करोगे, क्योंकि हमने मशीन इंपोर्ट करवाई है और 8 लाख यूरोस हमने देने हैं, पेमेंट है, तो हम डेफिनेटली बैंक से जाके लेंगे और बैंक हमें सेल करेगा हमेशा महंगे रेट पे. 6 मंथ इंटरेस्ट रेट्स अगर आप यूरोज में डिपॉजिट करेंगे तो 2.5% मिलेगा. क्या लिखा हुआ है इसके आगे? 6 मंथ इंटरेस्ट रेट्स. तो ये 2.5% कितने टाइम का है? ये पूरे साल का होगा. कभी भी आप भले गूगल करके सर्च करिएगा कैबोर, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, तो जो पीडीएफ फाइल आपको पहले पहले लिंक में आएगी उसमें 1 डे कैबोर भी लिखा होगा, 7 डे कैबोर भी लिखा होगा, 1 मंथ कैबोर भी होगा, 3 मंथ कैबोर, 6 मंथ कैबोर. लेकिन अगर आप 1 डे कैबोर देखेंगे ना वो भी 10.5% होगा. डजंट मीन कि एक दिन में पैसे लगाने के 10% मिलेंगे, और जो 1 ईयर होगा वो भी 10.5, 10%, 10.2% होगा. होते हमेशा ये एनुअलाइज्ड ही है, लेकिन रेट्स अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग के फ्यूचर प्रेडिक्शन कहां जा रही है. तो अगर इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की तरफ है एंड द पब्लिक इज एक्सपेक्टिंग के कैबोर नीचे आने वाला है, तो अभी वाले कैबोर एक्सपेंसिव होंगे, बाद वाले कैबोर्स नीचे आ रहे होंगे. यूरोज में अगर आप बोरो करें तो 3.5, पीकेआर में अगर आप डिपॉजिट करें तो 10, पीकेआर में अगर आप बोरो करें तो 12. एडिशनल इंफॉर्मेशन. PKR Euro futures are available at a contract price of 324 per euro and standard contract size is 1 लाख यूरोस. हमें कितने चाहिए? तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 8. काम हो जाएगा, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है. उसके अलावा 6 मंथ यूरो कॉल ऑप्शन with the strike price of 322 is also available at a premium of 3.5 रुपीस पर यूरो. तो इसके अंदर स्ट्राइक होगी 322 और प्रीमियम देना पड़ेगा 3.5 रुपए. ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर नेग्लिजिबल एंड अज्यूम देयर आर 360 days for the interest rate calculations. Required, calculate the cost in PKR if PACFEB decides to hedge using a forward contract, money market hedge, currency futures, assuming future price equals the forward rate for simplicity, and a currency call option, and assume that the option is exercised if beneficial. ठीक हो गया? तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. सी देख लीजिएगा. इफ द स्पॉट रेट आफ्टर 6 months is 330 per euro, which hedging method would have been most beneficial? सारे करके देख लेते हैं. पहला हम बात करते हैं फॉरवर्ड की. वैसे हम इसको बड़ा सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसकी लॉजिक्स एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्पॉट रेट का भी जिक्र लूंगा. हम अज्यूम करें कि 6 महीने के बाद स्पॉट कितना होगा? 330. तो फॉरवर्ड में क्या होने वाला है? हम जाके ओपन मार्केट से यूरोस बाय करेंगे. बैंक हमें लगाएगा सेलिंग रेट. कितने यूरोस बाय करेंगे?
8 लाख। रेट क्या मिलेगा? 330। 326 फॉरवर्ड में है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि जो फॉरवर्ड वाला है वो आपको एक्चुअल डिलीवरी नहीं देगा पाउंड्स की या यूरोस की। वो आपको कहेगा जाओ मार्केट से जाके ले आओ। तो मैं गया मार्केट में, कितने यूरोस लेने? 8 लाख। मल्टीप्लाई बाय 1 यूरो कितने का मिला? 330 का। मल्टीप्लाई कर ले, तो 26 करोड़ 40 लाख रुपए मैंने जाके मनी मार्केट, ओपन मार्केट को दिए। मैं घबराया यार, जिस बात का डर था वो हुआ। तब तो मुझे 321.5 का मिल रहा था। फिर हम जाते हैं एफआरए सेटलमेंट की तरफ। स्पॉट क्या मिला है? 330। और आपने कितने में बुक करवाया था? 326.5 में। यह आपने तभी फैसला कर लिया था। तो आप एफआरए को कहेंगे बड़े चौधरी बन रहे थे कि यार गिरेगा नहीं, देखना। तो मैंने आपसे 326.5 में डन करवा लिया और रेट चला गया 330 में। मैं बच गया। और कितने पाउंड्स, यूरोस? 8 लाख यूरोस। कितना अमाउंट बना? 2800। ये मैं बैंक से लूंगा, कलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं जीता। तो 264 जो मैं ओपन मार्केट को दे के आया, उसमें से 28 यानी 2 करोड़ 80 या 28 लाख रुपए तो मुझे फॉरवर्ड ने दे दिए। ये हो गई मेरी नेट पेमेंट। यानी आपको 2 करोड़ 26 करोड़ 12 लाख रुपए में 8 लाख यूरोस मिले। सही है? 1 यूरो कितने का हुआ? $300। ये हमने जो पहले फिक्स करवा लिया था वही रेट हमें पड़ा। अगर हम चाहते तो डायरेक्टली 326.5 से 8 लाख यूरोस को मल्टीप्लाई करके इस अमाउंट पे आ सकते थे। कोई इसमें मसले की बात नहीं। लेकिन मैं सिर्फ देखना या बताना चाह रहा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कैसे किया जाता है। सो डोंट अज्यूम कि जो फॉरवर्ड बैंक है वो उठा के 8 लाख यूरोस मेरे दामन में डाल देगा कि रख ले बेटा ले जा। वो आपको मनी ओपन मार्केट से ही लेने पड़ेंगे। चले, दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद था, मनी मार्केट का। आठ लाख यूरोस पे करने हैं। आज क्या करूं? लोकल मार्केट से बोरो करेंगे और फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट कर देंगे। लेकिन कैलकुलेशन में पहले डिपॉजिट बताओ। अगर आपको 6 महीने के बाद 8 लाख यूरोस चाहिए तो आज डिपॉजिट कितने करेंगे? फ्यूचर वैल्यू है 8 लाख। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में करने के लिए 1 प्लस आई से डिवाइड किया जाता है या इनवर्स किया जाता है। तो हमने 1 प्लस डिपॉजिट कर रहे हो यूरोस में, डिपॉजिट का रेट क्या चल रहा है? 2.5। लेकिन ये पूरे साल का होगा, हमें चाहिए 6 महीने का। तो अगर आपको 6 महीने के बाद 8 लाख यूरोस चाहिए तो आज कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे? 7,90,000। ठीक हो गया? तो
आज हमने डिपॉजिट करने हैं 790,123 यूरोस इन यूरोपियन मार्केट। लेकिन हम गरीब लाएंगे कहां से? इक्विवेलेंट लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 790,000 यूरोस एंड 123,100। रेट क्या चल रहे हैं? दो हैं, 320 भी है, 321.5 भी है। आप पीकेआर देके यूरोस लोगे या यूरोस देके पीकेआर लेंगे? तो आपको रेट कौन सा लगेगा? महंगा वाला। और क्योंकि यूरो स्ट्रांग है तो मल्टीप्लाई करेंगे 321.5 पर यूरो। और ये पीकेआर में बन रहे हैं कितने? 40। 254 मिलियन 24,000। ठीक है, ओके। ये पैसे कहां से लाओगे? हम कैलकुलेट करते हैं बोरो और रीपे डायरेक्टली। तो बोरो कितने की है? 254 मिलियन 24,545 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, क्योंकि अब हम कंपाउंडिंग करेंगे। पाकिस्तान में बोरो कितने में हो रहा है? 12% पे। ये बन गया 6 महीने का। 6 महीने के बाद हम मनी मार्केट को कितने पीकेआर वापस करेंगे? 262 मिलियन 07 डिफरेंस है। एक मिनट। 254,000 24,500 multiplied by 1 plus 269 मिलियन। 269 मिलियन बोले? हम्म 018। ओके, अगर हम कैलकुलेट करें इफेक्टिव रेट तो 269 मिलियन देने पड़ेंगे कितने यूरोस के अगेंस्ट? तो इस हिसाब से 1 यूरो कितने में खरीद रहे हो? 336.6। अगर हम फॉरवर्ड में देखें तो हमारी नेट पेमेंट 261 मिलियन की है और यहां पे 269 मिलियन की, तो डेफिनेटली सो फार फॉरवर्ड सही है। और क्योंकि उसमें रेट 226 में मिल रहा है, यहां 336 में मिल रहा है, तो दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव। खैर, नेक्स्ट ऑप्शन हम कंसिडर करें फ्यूचर्स का। चाहे तो उसको आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम उसको टेक्निकली करें, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी वो स्टेप वाइज पूछ लेते हैं। करेंसी फ्यूचर्स में पहला काम हमने करना है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्योंकि हमने यूरोस बाय करने हैं 6 महीने बाद, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बाय कर लेंगे। अमाउंट कितना है? 8 लाख यूरोस। और एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज क्या है?
8 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आज हम बाय कर लेंगे, बिकॉज हमें 6 महीने के बाद यूरोस बाय करने हैं, तो आज ही बाय कर लेंगे, क्योंकि बाद में अगर महंगे हो जाएंगे तो सेल कर देंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने में हम थोड़ा टेक्निकली चल रहे हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 8 हो गए। एक कैलकुलेट की जाती है, या हमेशा गिवन होती है, टिक साइज। टिक साइज का मकसद मिनिमम फ्लक्चुएशन। अगर सवाल में देखें तो हमें एक्सचेंज रेट 2 डेसिमल प्लेसेस में गिवन है, जहां जहां भी गिवन है 2 डेसिमल प्लेसेस में गिवन है। दैट मीन्स कि यूरो के मुकाबले में रुपए की कदर कम से कम 1 पैसा इंप्रूव हो सकती है या डेप्रिशिएट हो सकती है। तो इस वजह से हम टिक साइज रखेंगे 0.01। तो 8 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बाय कर लिए और टिक साइज 0.01 है, मिनिमम फ्लक्चुएशन। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ टिक, यानी जब भी 1 पैसा रुपया ऊपर या नीचे आएगा तो हमें इन फ्यूचर्स पे कितना लॉस या गेन होगा। इसके लिए हम रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज। एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 1 लाख का। और टिक साइजेस यानी 1 पैसा ऊपर या नीचे होने पर 1000 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट का हमें नुकसान या फायदा हो सकता है। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं सेटलमेंट पे नंबर ऑफ टिक्स, और ये देखना होता है कि गेन हुआ या लॉस हुआ। अब फ्यूचर्स के केस में अभी रेट कितना आ गया? स्पॉट रेट आ गया 330 पे। हमने बाय कितने में किया है? 324 पे। तो हम सेल करेंगे 330 रुपए पे, और हमने खरीदा हुआ है पहले ही, तो वही हुआ जिसका डर था। हमें लग रहा था कि ये महंगा हो जाएगा और वाकई में महंगा हुआ। इसको हम डिवाइड कर देंगे टिक साइज से। टिक साइज कितनी है? 0.01। तो 330 में बेचा, 324 में खरीदा, फायदा। तो ये आ गया गेन इन टिक्स। कितनी टिक्स का गेन हुआ? 600 टिक्स का। चलते हैं सेटलमेंट के दिन पे। ओपन मार्केट की तरफ हमारा रुख हुआ, और ओपन मार्केट से कितने यूरोस लेने चले थे? 8 लाख यूरोस। और मार्केट ने हमें 1 यूरो कितने में दिया? 330 में बैंक ने बेचा। तो हमने पेमेंट की 26 करोड़ 40 लाख, 264 मिलियन। एंड हम कैलकुलेट करेंगे गेन ऑन फ्यूचर्स। पहला, कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे? 8 मल्टीप्लाई बाय कितने टिक्स का फायदा हुआ? 600 टिक्स का फायदा हुआ। और एक टिक पे फायदा कितना था? 1000 का। तो फ्यूचर्स पे हमें 4800 यानी 48 लाख रुपए का फायदा हो गया। नेट पेमेंट कितनी होगी? 25 करोड़ 92 लाख नेट पेमेंट। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि हमें इफेक्टिवली 1 यूरो कितने में मिला, तो 259,200 में मिले 8 लाख यूरोस। तो 1 यूरो हमें कितने का पड़ा इस केस में? 324।
और यही वो रेट था जिस पे हमने इसको बाय किया हुआ था। लास्टली हमारे पास करेंसी ऑप्शंस। क्वेश्चन में लिखा है करेंसी ऑप्शन का प्रीमियम है 3.5 और ऑप्शन हमें मिल रहा है 322 में। पहला काम हो गया कि हमने प्रीमियम तो एनी हाउ एडवांस में पे करना है, यूरोज है 8 लाख और प्रीमियम है 300.5 का, ₹3.5 का प्रीमियम हमें देना ही देना है, बाद में एक्सरसाइज करें ना करें। कितनी पेमेंट हो गई? 2800। लेटर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने ऑप्शन लिया हुआ है कि हम एक यूरो कॉल कर सकते हैं 322 में, और जबकि उसकी मार्केट में वैल्यू क्या हो गई है 330, तो कॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो 330 वाली चीज अगर मुझे 322 में मिल रही है तो ₹8 का इन द मनी है, और यूरोस कितने हैं? 8 लाख। तो यहां से 64 लाख रुपए का हमें फायदा है। 64 लाख रुपए कमाने के लिए 28 लाख रुपए झोंकने भी पड़े हैं। अब हम चलते हैं ओपन मार्केट से पाउंड लेने, यूरोज लेने के लिए। कितने यूरोज बाय करने चले? 1 यूरो कितने में मिल रहा है? 330 में। तो ये पेमेंट हो गई 26 करोड़ 40। नेट कैलकुलेशन करते हैं। नेट पेमेंट कितनी हो गई? 260,400। अगर इसका भी हम इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करें, $325.5, एंड वी कैन नो कि 322 में हमारा फिक्स था एंड 3.5 का प्रीमियम था। अब चारों ही स्ट्रेटजीज को कंपेयर किया जाए तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें 26 करोड़ 12 लाख में यूरोस दे रहा है, मनी मार्केट 26 करोड़ 92 लाख में, तो ये कैंसिल आउट हो गया फिलहाल। उसके बाद हम फ्यूचर्स की तरफ चले तो इससे पेमेंट हो रही है 25 करोड़ 92 लाख की, और ये 26 करोड़ की, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये दो ऑप्शंस हमारे फेल हो गए। फाइनली अगर हम करेंसी ऑप्शन से कंपेयर करें तो ये भी 26 करोड़ 4 लाख है, ये भी एक्सपेंसिव। तो सबसे जो बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी कंपनी को पड़ रही है वो करेंसी फ्यूचर्स है। तो हम रिकमेंडेशन डाल देंगे